देखिए भाई, मैथमेटिक्स में आज शुरू करते हैं एरिया। और वैसे देखा जाए तो ये भी एडवांस मैथ्स में रखा जाता है, लेकिन ये इतना फेमिलियर है कि इसे कहाँ माना जाता है, अर्थमेटिक्स में। और मेंसुरेशन सुना होगा आपने, जिसे हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं। वहाँ पे दो ही चैप्टर आते हैं, तो एरिया और एक वॉल्यूम, यानी कि क्षेत्रफल और आयतन। ये दोनों के दोनों कहाँ है, मेंसुरेशन में। और आपकी इच्छा है आप इसे एडवांस कह लें या क्या कह लें, अर्थमेटिक कह लें। बाकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्षेत्रफल है तो 2D फिगर काम करेंगी। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, या तो लंबाई की बात होगी या चौड़ाई की बात होगी, ऊंचाई की बात नहीं होगी। अगर होगी तो बाय चांस एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्षेत्रफल में और आयतन में यही डिफरेंस होता है एरिया में वॉल्यूम में, कि जो क्षेत्रफल होता है एरिया, उसे क्या कहते हैं, 2D फिगर। और जो वॉल्यूम आता है यानी कि आयतन आता है, उसमें आती है 3D फिगर। डी का मतलब क्या है, डायमेंशन। और डायमेंशन मतलब क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो जब जब यहाँ 2D की बात होती रहेगी, ये बात होगी लेंथ की और ब्रेथ की, यानी कि लंबाई और चौड़ाई की। और यहाँ होगी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है। और इसी को समझाते हुए मैं एक बात करता हूँ, जैसे अक्सर मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि एक फिगर देखते हैं मेरे मेंसुरेशन के अंदर, तो कहीं तो ये फिगर लिखा जाता है वृत्त और कहीं लिखा जाता है गोला। वृत्त को तो इंग्लिश में कहते हैं क्या, सर्किल, और गोले को कहते हैं स्फीयर। तो बनावट तो इसकी ऐसी ही है, लेकिन किसी चैप्टर में तो इसे स्फीयर पढ़ते हैं और किसी चैप्टर में इसे सर्किल पढ़ते हैं। तो उनमें जो अंतर है वो यही है कि जो सर्किल होता है ये 2D फिगर होती है, ये क्या होती है, 2D फिगर। और जो स्फीयर होता है ये 3D फिगर होती है। मतलब जब जब आप क्षेत्रफल पढ़ोगे तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ वृत्त लिखा आएगा, यानी कि सर्किल लिखा आएगा। और जब जब आप वॉल्यूम पढ़ोगे तब तब वहाँ गोला या स्फीयर लिखा हुआ आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो शब्द वो उस चैप्टर के हिसाब से सही नहीं हो सकता। ठीक, हालांकि दोनों की फिगर यही है। ये बात मैंने बात क्लियर कर दी। इसी वजह से जब भी हम किसी भी फिगर का हम एरिया निकालते हैं तो जो उसका एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि 2D फिगर है तो 1 मीटर तो किसके लिए, लंबाई के लिए, और 1 मीटर किसके लिए, चौड़ाई के लिए। तो जब हम एरिया निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मीटर की भी 2 बार मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन जब जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो जो उसकी यूनिट होगी क्या होती है, मीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम में क्या आता है, 3D, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कि m की पावर 3। तो अगर कभी हमें पता भी नहीं चल पा रहा या किसी क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि एरिया है या वॉल्यूम है, तो सिर्फ यूनिट देख के भी हम पहचान सकते हैं कि एरिया होगा या वॉल्यूम होगा। ठीक, तो ये बात तो स्टार्टिंग की हो गई। और ये जो एरिया है कहाँ आता है, मेंसुरेशन में आता है, जिसे इंग्लिश में मेंसुरेशन या हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ फिगर्स का अध्ययन करेंगे। छोटी छोटी फिगर आएंगी, फिर स्क्वायर है, सर्किल है, रेक्टेंगल है, फिर बड़ी हो जाएंगी, रोम्बस, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, और जो ट्रेपेजियम हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। ठीक, फिर उससे और भी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, बड़े बड़े एरिया भी निकाले जाते हैं। क्वेश्चन कितने भी बड़े बड़े हो सकते हैं चैप्टर में और कितने छोटे भी हो सकते हैं। बेसिक चीज़ है फार्मूला, हमें फिगर का ज्ञान होना चाहिए और विद फार्मूलाज होना चाहिए। तो मुझे लगता है बस एक ही चीज़ रह जाती है, फिर कैलकुलेशन। लेकिन अगर फार्मूला याद नहीं रहता तो फिर चैप्टर के सवाल की स्टार्टिंग ही नहीं हो पाएगी। फार्मूले काफ़ी हैं, तो जिनके याद है अच्छी बात है, बाकी शुरुआत करते हैं। तो पहला है बच्चों स्क्वायर। अब इसके फार्मूले तो सबको याद रहते ही हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे डायगोनल बराबर है या नहीं है ना, तो वो भी चीज़ साथ साथ लेके चलेंगे और एक अच्छी तरह से कवरेज देने की कोशिश करूंगा चैप्टर की में। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और स्क्वायर हो या वर्ग हो, आप जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों साइड बराबर हो, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक, ये मैंने निशान बना दिए कि चारों साइड क्या है, बराबर है। जनरली जो साइड है उसे एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि एक्स से लिखें। बाकी साइड यानी कि भुजा क्या मान ली गई, एक्स मान ली।
अब इसमें जब हम समझते हैं एक टर्म आती है बच्चों पैरामीटर, जिसे हिंदी में कहते हैं परिमाप। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो शब्दों से मैथमेटिक्स को समझने का प्रयास करते हैं, और जहां तक मुझे लगता है वो सही नहीं, क्योंकि आपने देखा भी होगा जो अच्छे जानकार हैं, हम परिधि बोलते हैं हिंदी में और परिमाप भी बोलते हैं। परिधि को इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस कहते हैं और परिमाप को पैरामीटर कहते हैं। तो जब हम परिधि का जिक्र करने वाले होते हैं तो हम बात करते हैं सर्किल की, लेकिन जब मैं परिमाप बोलूंगा पैरामीटर तो मैं बात करूंगा स्क्वायर की या रेक्टेंगल की। लेकिन अगर सोचा जाए तो अंतर तो कुछ है ही नहीं। परिमाप या परिधि मतलब होता है बाउंड्री, वो बोलने या लिखने में फर्क पड़ता है। अब बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई परिधि था, कहीं परिमिति लिखा होता है, कहीं परिमाप लिखा होता है। तो लॉजिकली चीजें समझें और शब्दों में ना उलझें। जहां हमें बाउंड्री निकालनी होगी, कैसी भी फिगर हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, सर्किल हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, जब जब मुझे बाउंड्री निकालनी होगी तब तब मैं उसे पैरामीटर कह सकता हूँ। वो एक अलग बात है कि जी नहीं, सर्किल के लिए तो परिधि का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो क्या है, गोल है। वो एक अलग बात, वो अपनी एक शब्द की महत्ता हो जाती है अलग से। लेकिन जब मैथमेटिक्स समझना है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स समझा रहा हूँ, मैं भाषा नहीं समझा रहा। जब मैं हिंदी इंग्लिश की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ शब्द इंपोर्टेंट है। जब मैथ्स कह रहा हूँ तो यहाँ ज़्यादा शब्द इंपोर्टेंट नहीं होते, लॉजिक और कंसेप्ट पकड़ना होता है बस। उसी समझ से बहुत ही अच्छा हो जाता है सब्जेक्ट, भले चाहे शब्द को जानते हो या ना जानते हो, यहाँ ऐसी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होती। तो परिमाप की बेसिक मीनिंग क्या हो मैंने आपको समझाई, बाउंड्री। ठीक है, इसे परिमाप कहते हैं। मान लिया मुझे एक मकान बनाना है और मेरे पास एक खाली प्लॉट पड़ा है, तो मैंने उसकी नींव भरवा दी। नींव समझते हो? और एक बच्चा है जो खेल रहा है उसमें, वो गाड़ी चला रहा है उसमें, और वह यहाँ से शुरू होता है और ऐसे घूम के आ रहा है, बार बार वहीं आकर रुकता है। ठीक, फिर ब्रेक देता है कि भाई रेस्ट कर लो, गाड़ी गर्म होगी मेरी। तो वो जो जा रहा है, वो जो चल रहा है, वो कहाँ चल रहा है, बाउंड्री में चल रहा है। तो क्या परिमाप, पैरामीटर। ठीक है, मेरे पास कोई खेत है, कोई किसान है या मैं किसान हूँ और मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि भाई बहुत दिन हो गए टहले हुए, देख लेते हैं कि कहाँ कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा। तो मतलब 20-25 बीघे का मेरा खेत है, मैं फटाफट आधे घंटे में मैंने तेज चल के फटाफट देख लिया अपना खेत। चाहे कैसी भी फिगर है, कहीं वो चौखुंटा हो रहा है, कहीं वो सीधा हो रहा है, कहीं वो तिरछा हो रहा है। मतलब क्या है, मतलब है बाउंड्री। तो जब मैं जहाँ से चला था वहीं आके रुका उस समय के बाद, तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं मैं बाउंड्री कवर कर ली मैंने। और बाउंड्री का मतलब क्या है, परिमाप। ठीक है, तो इस शब्द के मायने ये होते हैं जिसे हम पैरामीटर कह लें, सर्कमफ्रेंस कह लें, परिधि कह लें, परिमिति कह लें, परिमाप कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक, और अगर हमारे पास कोई सीधी सीधी फिगर होगी, सीधी सीधी फिगर से मतलब जिनके हमारे फार्मूले हैं, जिनकी साइड जो है आड़ी तिरछी नहीं है, तो उन्हें कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। अब जैसे स्क्वायर है तो बता देगा कि चारों साइड जो है सेम होगी, तो एक इजी फिगर आ गई। अगर मान लिया किसी का फील्ड है कि भाई ऐसे गया था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, मुझे ऐसा खेत है मेरे, तो परिमाप तो इसका भी निकल जाएगा। लेकिन शायद जद्दोजहद करनी पड़े या नहीं, डायरेक्ट हम किसी फार्मूले एक फार्मूले का इस्तेमाल नहीं निकाल सकते, तो ये नॉर्मल फिगर नहीं आती। कहीं साइड छोटी है तो कहीं साइड बड़ी है। अब या तो मैं ऐसे फीते ले लेकर नापता फिरूं और सबको जोड़ दूं तो पैरामीटर निकल जाएगा, या फिर मैं कोई ऐसी कलाकारी करूं कि भाई इसे बढ़ा लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। फिर इसे बढ़ा लेते हैं, ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं तो ये भी ट्रायंगल बन गया और ये भी क्या बन गया, ट्रायंगल। तो हो सकता है कि मैं नापने से बच जाऊं। मैथ्स में अच्छा था, फॉर्मूले मुझे आते थे और मैंने चुटकियों में फटाफट पैरामीटर निकाल लिया। समझ रहे हो? तो अपने अपने तरीके हैं। बाकी फिलहाल स्क्वायर की बात करते हैं। तो स्क्वायर जो पैरामीटर होता है बच्चों, क्या होना चाहिए, 4x होना चाहिए। रटने रटाने की कोई आवश्यकता होती नहीं किसी भी चीज़ को। जब मैंने कह दी बात की बाउंड्री है तो आप ऐसे भी x चले, ऐसे भी x चले, ऐसे भी x चले और ऐसे भी x चले, तो जब x को आप 4 बार जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4x ही आएगा। ठीक, तो इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया, पैरामीटर हो गया। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला आता है, एरिया आता है,
जिसे क्षेत्रफल कहा जाता है। अगर हम इस शब्द की बात करें क्षेत्रफल, क्षेत्र का फल निकालना। और अगर मैं हिंदी भाषा की बात करता हूँ तो जिसे आज मैं खेत कहता हूँ उसका तत्सम शब्द ही क्षेत्र होता है। खेत क्या है? तद्भव। तो उस खेत का, उस क्षेत्र का फल निकालना, फल से मतलब रिजल्ट, वैल्यू, जैसे क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया। अब इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला कुछ अलग थोड़ी है, ये तो लंबाई गुना चौड़ाई तो है। हालांकि लंबाई चौड़ाई हम रेक्टेंगल में पढ़ते हैं, लेकिन देखा जाए तो बेसिकली है तो वही। यहाँ लंबाई भी तो एक्स ही है और चौड़ाई भी एक्स ही है, तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में ही तो हुई है। तो अगर मैं इसे लंबाई और चौड़ाई कह रहा हूँ तो क्या गलत कह रहा हूँ? वो तो अलग बात ये हुई कि लंबाई चौड़ाई अलग अलग नहीं है, सेम है। जब हम लंबाई चौड़ाई लिखते हैं तो हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि भाई लंबाई कुछ अलग है, चौड़ाई कुछ अलग है। लेकिन यहाँ तो चारों साइड बराबर है, इसलिए इसे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन बात तो लंबाई बना चौड़ाई ही है। ठीक। उसके बाद जो अगला फार्मूला आता है वो आता है विकर्ण, जिसे इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। जब हम डायगोनल की बात करेंगे, विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है? तिरछा होता है ना? तो इसका जो विकर्ण होगा ये हो सकता है या ये हो सकता है। इसे हम हिंदी में विकर्ण कहते हैं, इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डी। ठीक। अब इसका जो फार्मूला होता है वो होता है x अंडर रूट 2। तो फार्मूले याद इसलिए करे और कराए जाते हैं ताकि हमें बार बार वो चीज़ निकालनी ना पड़े। जब कोई क्वेश्चन आए तो उस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट हम आंसर निकाल लें। वरना अगर फार्मूला नहीं होगा तो बार बार थ्योरम लगाते रहेंगे और उससे अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है तो कम समय में ज़्यादा ज़्यादा काम करने की हमें आदत होनी चाहिए, तो इसलिए फार्मूले होते हैं। लेकिन अगर मान लिया मैं इसे निकालना चाहूँ तो पाइथागोरस से निकाल सकता हूँ। ये मैं देख रहा हूँ कि भाई ये जो मैं ले रहा हूँ ये वाला, ये एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज बन चुका है और ये क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल। तो जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाता है वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण, लंब और आधार। इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो कहीं ना कहीं मुझे कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण निकालना, विकर्ण निकालना है। अब यहाँ ये भी सोच के देखो थोड़ा सा हिंदी में कि एक ही लाइन को कर्ण कहा जा रहा है और उसी लाइन को विकर्ण कहा जा रहा है। इसी लाइन को हाइपोटेनस कहा जा रहा है, इसी लाइन को डायगोनल कहा जा रहा है, जबकि लाइन एक ही थी। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि जब मैं पाइथागोरस लगाता हूं तो मैं ट्रायंगल बनाता हूं, तब मैं इस साइड को कर्ण या हाइपोटेनस कहता हूं। जो 90 के सामने होती है उस साइड को कर्ण या हाइपोटेनस कहते हैं। अगर 90 ऊपर बनेगा तो नीचे, मतलब 90 के सामने वाली साइड होगी जहां भी होगी। ठीक है। तो कहते इसलिए हैं क्योंकि इस फिगर में 3 ही साइड है और ये साइड किसी से कवर नहीं है, ओपन है। लेकिन ये जो यहाँ पे कर्ण है ये किसी फिगर के अंदर है, तो मैं सिर्फ कर्ण नहीं कह सकता, मैं ऐसे बोलूंगा विकर्ण। और हिंदी के अनुसार वी क्या है? उपसर्ग, जो उसकी मीनिंग को बदल देता है। सिंपली देखा जाए तो बात एक ही है, इसलिए इंग्लिश में कहीं हाइपोटेनस है और कहीं डायगोनल। ठीक है। तो जी क्या करें? कर्ण निकालना था, यानी कि डायगोनल निकालना था, मैं इसे डायगोनली लिख रहा हूं। और जो परपेंडिकुलर था वो भी कितना था? x, और जो बेस है वो भी क्या है? x। तो x स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर। और जब यहाँ से बच्चे स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट चढ़ जाएगा। इसमें जो x स्क्वायर है बाहर निकल के आ जाएगा और 2 का अंडर रूट हो नहीं सकता, ये अंदर रह जाएगा और ये हमारा फार्मूला आ गया। तो डायगोनल का फार्मूला x अंडर रूट 2 होता है और इसलिए होता है और ऐसे होता है।
ठीक। तो ये तीन फार्मूले की हमने बात करी किसकी, स्क्वायर की। अब इसमें ये तो बेसिक फार्मूले हैं, आगे फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू डी का स्क्वायर अपॉन 2। डी क्या है, डायगोनल, ये मैं भी कह चुका हूँ विकर्ण। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला इसलिए है, जितने ज्यादा फार्मूले किसी स्टूडेंट को याद रहते हैं वो उतना ही तेज होता है दूसरों के मुकाबले। अगर मेरे फार्मूला याद नहीं है तो मुझसे कहेगा क्या, वो मुझसे कहेगा कि एक स्क्वायर दे रखा है जी, उसका एरिया है इतना, डायगोनल निकालो, या डायगोनल इतना है, एरिया निकाल। अब मेरे पास ये फार्मूला है नहीं, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। अगर मुझे उसने डायगोनल दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, तो उस वैल्यू को मैं यहाँ रखूंगा, फिर √2 अपॉन में आएगा, क्या निकलेगा, x, उस x की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा और फिर मेरा एरिया निकल के आ जाएगा। लेकिन अब मेरे फार्मूला डायरेक्ट याद है तो मुझे इन फार्मूले में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे x निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। सीधा मेरा आंसर आएगा, एरिया रखूंगा डायगोनल निकल जाएगा और डायगोनल रखूंगा तो एरिया निकल जाएगा। तो एक तरह से क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से रिलेशन बनाने की सोचूं तो ये आ जाएगा, तो एक नया फार्मूला बन गया। फार्मूले से फार्मूले बनाने ही तो क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं जो हमारी स्पीड को आगे बढ़ा देते हैं। ये बात समझ में आ गई। यानी कि हिंदी में क्या लिखे हैं इसे, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर और अपॉन 2। अब अगर मान लिया इन दोनों की मैं बात करता हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल बेसिक से भी स्टार्ट हुआ है, तो कोई भी बात छोड़ के नहीं चलूंगा मैं, बाकी आगे तो फिर सब चीज़ आनी है। तो एरिया जो है क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये एरिया है एक्स स्क्वायर और डायगोनल क्या है, x√2। और मुझे जो रिलेशन निकालना है ए में और डी में निकालना है, तो ए और डी में तो रिलेशन जब ये आएगा ना जब x एलिमिनेट हो जाएगा, x हट जाएगा। अब x अपना आप तो हटेगा नहीं, उसे तो हटाना पड़ेगा। तो क्या तरीका हो सकता है, या तो मैं x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दूं, या इसे इसके जैसा बना लूं, जैसे x स्क्वायर है तो इसे भी मैं क्या बना लूं, स्क्वायर ही बना लूं। तो पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर रहा हूं, तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2। जब √2 का स्क्वायर कर दिया तो √2 हट गया। हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन 2 है और जो इक्वेशन 3 है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर आ चुका है, तो मैं इन्हें डिवाइड कर रहा हूँ। 2 को 3 से कर दो या 3 को 2 से डिवाइड कर दो, उसकी ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो क्या आएगा, a अपॉन डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या आ गया 1/2। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसकी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ गया, डी स्क्वायर अपॉन 2। और ये बन गया हमारा फार्मूला कि एरिया जो है डायगोनल के स्क्वायर का अपॉन 2 होता है। नया रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। जिसे कॉपी करना है साथ साथ कॉपी करते रहना, जिसे नहीं करना कोई नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट फिगर है वो है आयत। हिंदी में आयत कहते हैं, इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। और रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, क्योंकि अगर सेम हो गई तो वो स्क्वायर में आ जाएगा। फिर जो मैं समझा रहा हूँ, तो लंबाई और चौड़ाई में यहाँ अंतर है। हालांकि रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो बाद में बात करेंगे, वो एक अलग बात है। तो इसमें मैंने लंबाई जो है वो L मान ली है और जो चौड़ाई है वो B मान ली है। अगर ये B है तो ये भी B होगा, और ये L है तो ये भी L होगा। और फिर पहला फार्मूला आता है पैरामीटर, यानी कि परिमाप। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2L + B, 2L + B। क्योंकि जब मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा, एक L तो ये है, एक B ये है, एक L ये है, एक B ये है, तो 2 तो L और 2 B। तो जब मैं जोड़ूंगा दोनों को तो 2L + 2B, तो 2 आ गया है बाहर कॉमन, और फॉर्मूला बन गया है L + B, 2 बार।
तो है तो बाउंड्री, चाहे कोई भी फिगर हो। उसके बाद जब हम इसका एरिया निकालते हैं, इनके क्षेत्रफल, तो L इंटू बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ लंबाई और चौड़ाई मोस्टली अलग अलग होती हैं, इसलिए L इंटू बी लिखते हैं, बाकी बात तो एक्स स्क्वायर ही है। जब जब एरिया निकलेगा दो साइड की मल्टीप्लाई होगी, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, डायगोनल, यानी कि विकर्ण। तो इसका विकर्ण फ्री हो गया। अब इसका विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी तो पाइथागोरस से लगी है, वही पाइथागोरस लगी, ये एल है और ये बी है। तो जब इस फॉर्मूले में रखोगे, ये तो आ गया एल स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे क्या चल जाएगा, अंडर रूट। तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इनकी यूनिट की बात कर लेते हैं। हमने अभी पैरामीटर निकाला है, एरिया निकाला है और डायगोनल निकाला है, वहां भी निकाल दिया है। तो जब मैं किसी फिगर की बाउंड्री पे चल रहा हूँ बच्चों, मान लिया जिसमें मैंने बताया था कि कोई खेत है, कोई फील्ड है और मैंने बाउंड्री कवर कर ली, तो मेरे पास वैल्यू आई निकल के 250, 250। तो 250 के साथ क्या यूनिट लिखूं, मीटर लिखूं, क्योंकि वो भी तो एक लंबाई है, वो बहुत सारी लंबाइयों का जोड़ है तो लंबाई, लंबाई में लंबाई जब जोड़ोगे तो लंबाई तो आएगी। इसलिए जो पैरामीटर होता है उसकी यूनिट हमेशा किस में होती है, मीटर में आएगी। और जो क्षेत्रफल है वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, बात हम कर चुके हैं। और जो साइड है डायगोनल, भी साइड है, भुजा है ना ये भी, और भुजा चाहे अंदर हो या बाहर कहीं भी हो है साइड, तो इसका भी क्या आएगा, मीटर ही आएगा, है ना। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। वो एक अलग बात है, ये उतार लिया हो शायद। अभी हमने जो पढ़ा है, एक तो वर्ग पढ़ लिया और एक आयत पढ़ लिया, यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब यहाँ एक लाइन आती है कि जब मैंने कह दिया कि भाई एल और बी हम लिख रहे हैं, बाकी से लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो तो साइड ही थी, तो उस आप एक्स भी लिख सकते हो या एल और बी भी लिख सकते हो। तो यहाँ फिर लाइन आनी चाहिए कि सभी वर्ग आयत होते हैं, यानी कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, या सभी आयत वर्ग होते हैं, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। इनमें से आप क्या कहना चाहोगे? सभी वर्ग आयत होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकते। तो इस लाइन को पहले मैं लिख लेता हूं। आपने कहा कि जो सभी वर्ग हैं वो आयत होते हैं या हो सकते हैं, परंतु सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं या हो सकते हैं। ये कहा है, यानी कि ऑल स्क्वायर्स कैन बी रेक्टेंगल या आर रेक्टेंगल, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। अगर मैं स्क्वायर से रेक्टेंगल बनाऊं, आयत बनाऊं, तो कहा है
कि ये चीज तो ये हो सकती है, ये तो कहा कि स्क्वायर तो रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये तो बात हुई है या नहीं हुई है? सर ये उल्टा है शायद, मतलब जो लिखा है उल्टा है शायद, ऐसा लग रहा है। रेक्टेंगल कैन बी स्क्वायर। हम इसके बारे में चर्चा करनी है, क्या उल्टा है क्या सीधा है, ये बात करते हैं। अभी तो ये लाइन लिखी कि भाई सभी वर्ग आयत होते हैं, तो यानी कि ऑल स्क्वायर्स क्या हो गए रेक्टेंगल, जैसे लिखा है हिंदी में, वैसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। तो इस लाइन से कौन कौन संतुष्ट है आप बताइए, हाथ खड़े करें। 1 2 3 4, चलो आप भी हो, और बाकी कुछ ऐसे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा, और जो नहीं है तो जैसे आप बोल रहे हो कि भाई उल्टा होना चाहिए। तो अब मान लो मैं इस लाइन को जो सही मानूं या गलत मानूं तो बात की बात है। अब उसके दो तरीके हो सकते हैं बच्चों, या तो मैंने ये याद रखी है लाइन, जब ऐसा आए तो मुझे ऐसा कह देना, या मैंने कुछ समझ रखा है। तो आप पहले अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करो, आपने याद लिखा रखा है, आप ऐसा बता सकते हैं कि भाई नहीं जो मैंने लिखा है लिखवाया वो सही है जी, और ऐसे सही है। आप कुछ बताना चाहें, अपने विचार कुछ प्रस्तुत करना चाहें? सर रेक्टेंगल के लिए दोनों साइड अलग होनी चाहिए, स्क्वायर के लिए सेम होनी चाहिए। हम एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें दोनों अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन एक स्क्वायर को बोल सकते हैं। उसमें साइड होना जरूरी है, ये नहीं है कि वो इक्वल हो या ना हो। बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने कहा कि भाई हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में क्या जरूरी है, साइड होना, और ये भी कहा कि चारों बराबर हो। हाँ? और इसमें क्या कहा गया है कि भाई जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसमें आमने सामने की साइड तो बराबर होती हैं, तो जो वर्ग है जो स्क्वायर है वो कहीं ना कहीं रेक्टेंगल तो हो गया। अब ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये चारों साइड इसके बराबर हैं तो रेक्टेंगल तो कहीं ना कहीं हो गया, लेकिन जब रेक्टेंगल से आप उल्टा करोगे इसे तो रेक्टेंगल क्या कहेगा? आप एक छोटी सी समस्या बताओ, अगर मैं साइज की बात करूं तो छोटा कौन होगा? मतलब छोटा बड़ा तो कोई भी हो सकता है साइड के हिसाब से, लेकिन अगर मान लिया बेस सेम हो, जिस लाइन पे मैं बनाना चाहता हूं दोनों फिगर, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे मान लिया रेक्टेंगल है और मैं बेस सेम के रखूं तो जो स्क्वायर है वो पहली फिगर बनेगी मेरी। मैं कुछ अपने शब्दों को थोड़ा सा चेंज करके समझ यूज कर रहा हूँ। कुछ मैं क्रिएट करना चाहूँगा तो पहले क्या बनेगा उसमें स्क्वायर बनेगा, और जब मैं उनकी साइड को एक्सपेंड कर दूंगा तो क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। तो इसलिए इस बात से बल मिल सकता है कि जो लिखा है वो सही लिखा है, गलत नहीं है। स्क्वायर से रेक्टेंगल बन सकता है लेकिन रेक्टेंगल से स्क्वायर नहीं बन सकता। ठीक है, बाकी जो लिखा है ये सही। अब इसे अपने दिमाग में कैसे इफेक्ट रखें ताकि आगे कंफ्यूज ना हो, या तो ऐसे याद रखें कि भाई जब हमने फॉर्मूले पढ़े थे तो पहले फिर क्या आई थी स्क्वायर और फिर क्या आई थी रेक्टेंगल, तो मतलब सीधे तो है और उल्टा नहीं है, या जैसे मैंने समझाया वैसा आप फील कर लें। ठीक, समझाने के कई तरीके होते हैं, जो भी आपको उचित लगे समझ में आ जाए। उसके बाद अब यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। अब कुछ इसके एप्लीकेशन लेते हैं। एप्लीकेशन से मतलब ये कोई एक पार्क है और पार्क दिखाई दे रहा है आपको, क्या रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है यानी कि आयत दिखाई दे रही है, और एक और बना दिया बाहर, इसके और बाहर बना दिया, एक और लाइन बना दी या क्यारी बना दी, कुछ ही बना दी, या एक पैदल जाने का रास्ता बना दिया चारों तरफ। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही रेक्टेंगल है, एक छोटा रेक्टेंगल है एक बड़ा रेक्टेंगल। तो आपको ये बताना है बच्चों कि जो रास्ता है इसका अगर मैं डायरेक्ट कोई फार्मूला बनाना चाहूं एरिया का, रास्ता कौन सा है? ये रास्ता, ये पाथ है, यहां मैंने ईंट बिछा रखी है ताकि कोई कीचड़ में सन ना जाए, और ये क्या है, कोई फील्ड है या कोई पार्क है जहाँ घास फूस है, मिट्टी है, पानी है, और यहाँ सब घूमने घामने के लिए है चारों तरफ कि लोग आ सके आराम से देख सके।
प्रत्येक कोने में जा सके। तो जहाँ मैंने लाइन खींची है ये रास्ता बोल रहा हूँ, ये पाथ है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एक तरीका तो ये होगा कि मैं बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर दूँ, मेरा एरिया निकल के आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अगर मैं बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले को माइनस करूँगा तो रास्ते तो बचेगा। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, कोई बड़ा सवाल है भी नहीं, ऐसे भी कर लो। फिर भी मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लिया ऐसा ना करें, कुछ और करें, कोई फॉर्मूला वगैरह हो तो क्या करूँ, क्या सोचूं, जो मैं आपको कुछ बता दूँ कुछ अलग से, तो बताइए। कुछ बोल रहे हो, याद कर रहे हो, बोलो। सर 2x प्लस या माइनस में से एक आता है, उसमें जब बाहर का निकालते हैं या अंदर से, और ब्रैकेट में l into b। तो एरिया निकालना है किसका, एरिया ऑफ द पाथ, पाथ माने रास्ता। तो ये होता है 2x, एक टर्म भूलोगे शायद तुम, ये इसका पूरा फॉर्मूला होता है 2x l प्लस b प्लस माइनस 2x। अब ये l और b तो जानते हैं, लंबाई और चौड़ाई। ये जो x है ये इस पार की चौड़ाई है, ये जो x है ये क्या है, पार, जहां जहां पार है ये वाला, यहां से यहां तक जो है ये x है। यानी क्वेश्चन में दे रखा होगा, मोस्टली तो दे रखा होगा, दे नहीं रखा होगा तो फिर घटा घटा के निकाल लें साइड में से साइड, वैसे मोस्टली दे ही होगा। तो अगर ये फॉर्मूला याद रहता है आपको तो फिर डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब एक लाइन में हो जाएगा या 2 नंबर लिख के हो जाएगा। मेरे पास में आ रही है क्या कह रहा हूँ। तो x मैंने बता दिया क्या, रास्ते की चौड़ाई कह सकते हैं, विड्थ ऑफ द पाथ, और यहाँ 2 निशान लग रहे हैं प्लस और। अगर रास्ता बाहर की तरफ बनेगा तो प्लस ले लेंगे, और अगर अंदर की तरफ बनेगा, 2 तरीके हो सकते हैं, तो पार्क के बाहर बने, एक पार्क के अंदर बन जाए। तो बाहर बने तो प्लस ले लो और अंदर बने तो माइनस ले लो। बात क्लियर है? साथ साथ में यही कोई क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ तो कॉपी कर ही लिया होगा, ये क्वेश्चन लिखिएगा। यदि लंबाई 80 मीटर है, इफ लेंथ इज 80 मीटर, यदि लंबाई 80 मीटर है तथा चौड़ाई 60 मीटर है एंड ब्रीथ इज 60 मीटर, तथा इसके अंदर इनसाइड इट, वो मैंने शब्द छोड़ दिए थोड़े से, इनसाइड का मतलब किसी पार के अंदर, वो मैंने बोला नहीं, इसके अंदर इनसाइड इट 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, द विड्थ ऑफ द पाथ इज 5 मीटर, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, द विड्थ ऑफ द पाथ इज 5 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो कर ही लोगे आप, बाकी देख लीजिए। तो सीधा हमने फॉर्मूला याद कर रखा है और वो फॉर्मूला है ये। तो क्वेश्चन क्या था, ये पार्क है, उसकी लंबाई तो 80 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है, जो रास्ता है उसकी चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर, और सीधा रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। अब फर्क क्या पड़ेगा, इनसाइड या आउटसाइड। तो इनसाइड लिख के दिया गया है तो माइनस लेना है मुझे। तो यहाँ आप जो फॉर्म में वैल्यू रखूंगा बच्चों, तो ये 5 दे रखा है x, तो 5 2 10 हो गया, और लंबाई दे रखी है 80 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 60 मीटर, और प्लस और माइनस में से क्या लूँ, माइनस, क्योंकि रास्ता अंदर है, और ये 2x लिखा हुआ है, तो 5 2 10, तो 80 और 60 140 में से 10 गए, 130 की गुणा 10 में 1300,
तो ये डार्ट इसका आंसर आ गया 1300 मीटर स्क्वायर। और एरिया है तो इसमें रहेगा स्क्वायर में रहना है। क्लियर है? तो जब ये सवाल आए तो मैं चाहता हूं कि एक भी अक्षर ना लिखें और जो कैलकुलेशन है छोटी सी ये मन में करके ही कर दी जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है समकोण त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है जी। अभी थोड़ी देर पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम की बात करी ही थी, वो आप सभी जानते हैं। अब ये तीसरा फिगर आ रही है, आई थिंक स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तीसरी फिगर है समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। तो सभी जानते हैं कि कैसे बनता है, बाकी मैं थोड़ा सा उल्टा बनाने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने 90 यहाँ बनाया है इस बार, है ना। तो कैसे बना लूँ, वही 3 साइड आनी है। समकोण त्रिभुज तो ये है कि तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री का, चाहे वो कोई सही हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है बच्चों, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसका फॉर्मूला होता है। बी का मतलब बेस जिसे आधार कहते हैं, और हाइट का मतलब ऊंचाई जिसे हम परपेंडिकुलर या लंब भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं, एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। वो सब लिखने के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कैसे क्या लिख रहा है। हालांकि शब्दों में तो अंतर होता है, लेकिन फिर भी बार मैं कहूंगा कि एट दिस टाइम आई एम नॉट टीचिंग लैंग्वेज, आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स। तो यहाँ ज्यादा शब्दों पर ध्यान ना दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट टू पॉइंट बात समझने का प्रयास है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें ये तो पता चल गया कि 90 डिग्री का एंगल है, तो उसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, यानी कि क्या होगी, कर्ण। ठीक। अब ये जो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे नहीं होते उन्हें ये परेशान करती है बात कि भाई इनमें से कौन सी साइड को तो बेस मानूं और कौन सी साइड को हाइट मानूं। हालांकि फर्क तो कुछ पढ़ना नहीं, क्या पढ़ना है फर्क नहीं पढ़ना, क्योंकि दोनों ही कहाँ है, मल्टीप्लाई। आप इसे इधर लिख लो या ऐसे इधर लिख लो, उसे आंसर क्या पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ना। लेकिन फिर भी आपके हिसाब से बताओ, जो मैंने फिगर दी है इसमें किसे मानूं बेस, किसे मानूं हाइट, ऐसा कुछ है या मैं जबरदस्ती पूछने का प्रयास कर रहा हूं आपसे। आपके विचार क्या है इस बारे में, कृपया करके सविस्तार वर्णन करें। शायद जो एंगल 90 बना रहा है उसको बेस रखेंगे। जो एंगल 90 बना रहा है, तो बेटा 90 जहाँ बन रहा है, बेस तो वही बात है, दोनों तरफ ही बन रहा है। एक साइड इधर को जा रही है, एक साइड इधर को जा रही है, तो किसे मानो भाई बेस। ये जो मैंने बात कही है तो फ्रूटफुल नहीं है पूरी तरह से। ये भी 90 से अटैच है, ये भी 90 से अटैच है। क्या पता ऐसी कोई बात ही ना होती हो, भाई बेस किसी को मान लो। कुछ कहना चाहोगे, ऐसा ही है। बेस जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड ये करेगा कि हाइट कौन सी मान रहे हो, आप किस तरह से फिगर को देख रहे हो। जब हम नॉर्मली, मैंने फिगर बनाई इसलिए थी कि मैं आगे तुमसे पूछ सकूं, ठीक। नॉर्मली मैं ऐसी फिगर बना देता हूं कि भैया ये है समकोण त्रिभुज। अब तुम इस फिगर में ये सोच के देखो, इसे आप बेस कहते हो और इसे हाइट कहते हो, तो इसलिए तो कहते हो कि हाइट का मतलब क्या है, बेस से ऊपर, और बेस का मतलब क्या है, धरातल, प्लेन, इसलिए कहते हो। और तो कोई डेफिनेशन है नहीं इसकी। लेकिन अगर मान लिया कोई इसे हाइट कह रहा हो और इसे बेस कह रहा हो, तो उसका इसी फिगर को देखने का नजरिया दूसरा है। हम ऐसे बैठे हैं तो हमें ये हाइट ऐसे दिखाई दे रही है,
उसको यहाँ उसका रास्ता बंद हो रहा, गली बंद है, वो यहाँ बैठा। जब वो यहाँ बैठा और गली उसकी ऐसे जा रही है तो ये तो उसका धरातल हो गया और ये दीवार उसे खड़ी हुई दिखाई दे रही है, तो इसलिए वो इसे हाइट कह रहा है और इसे बेस कह रहा है। क्या मेरी बात से संतुष्ट है? तो ऐसा कोई पैमाना नहीं होता, वो तो सिर्फ देखने का नजरिया होता है और इससे फर्क भी कुछ नहीं पड़ना, मतलब एटलीस्ट इस मामले में तो फर्क नहीं पड़ना, कहीं पड़ेगा वो जब देखी जाएगी। ठीक, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चलिए जी आगे देखते हैं। मैं फार्मूलों से अलग भी आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, फार्मूले तो आपको याद हैं ही है ना। अभी तो बेसिक फार्मूले हैं, भी ऐसे भूलने वाली बात तो शायद ना आई हो। अब अभी मैंने बताया आपको कि भाई समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का ये फार्मूला होता है ये। अब हमें ये देखना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसी कौन सी फिगर बनाऊं जिससे खुद पे खुद बन जाए। मुझे बनाना ना पड़े, खुद पे खुद ही इंट्रोड्यूस हो जाए। तो जी आप कहोगे कि जी एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, एक आयत बना लेते हैं, स्क्वायर बना सकते हो। मैंने रेक्टेंगल बना दिया और हमें रेक्टेंगल थोड़ा सा तिरछा सा हो गया शायद, वो एक अलग बात है। और इसको इस तरह ज्वाइन कर देता हूँ तो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। बन गया नहीं बन गया? क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है, आयत होती है, उसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, कभी तो बिल्कुल सीधी होती है ना लाइन। 90 का एंगल तो समझते हो। और चारों एंगल किसके होंगे? 360 के, तो 360 होने भी चाहिए। ट्रायंगल के जो तीनों एंगल हैं उनका टोटल कितना होता है? 180। और जो है चतुर्भुज होते हैं, क्वाड्रिलेटरल वगैरह होते हैं, इनका 360 होता है। अब अगर ये मैं सिर्फ इसे देख रहा हूँ, नीचे वाले ट्रायंगल को, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मेरा, जो मैंने भी समझाया। तो मुझे आप ये बताओ, जब मैंने डायगोनल खींच दिया तो राइट एंगल ट्रायंगल तो ये भी है, इसे क्या मना कर दूंगा, वही एंगल 90 डिग्री का वहां भी है। यानी कि एक रेक्टेंगल जो मैंने बनाया है वो दो राइट एंगल ट्रायंगल को मिला के बन रहा है। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूं तो मुझे कहा जाता है लंबाई गुना चौड़ाई, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा। और जब मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश करता हूं तो मुझे बताया गया ये 1/2 गुना b इंटू एच, बेस इंटू हाइट। लेकिन जब मैं बराबर का निशान लगा रहा हूं तो मुझे ना बराबर भी तो करना है। ये तो है एरिया किसका? रेक्टेंगल का। और ये एरिया किसका है? ट्रायंगल का। अगर मैं इसे एरिया कह रहा हूं किसका? रेक्टेंगल। तो इधर भी रेक्टेंगल एरिया होना चाहिए, तो इससे रेक्टेंगल एरिया कैसे बनाऊं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 2 बन रहे हैं ना ट्रायंगल, तो 2 से 2 कट गया। और बी और एच जो है कहीं ना कहीं लंबाई और चौड़ाई तो है ना। बस बात तो ये रही भाई, रेक्टेंगल आ जाए तो लंबाई और चौड़ाई समझो, ट्रायंगल आए तो बेस और हाइट समझो, स्क्वायर आए तो एक्स समझो। लेकिन कुल मिला के बात तो कहीं ना कहीं सारी एक ही है, उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका बस अलग अलग है। ठीक है, तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं, इस बात से कह सकता हूं, पूछ ही लेता हूं आपसे।
मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर एक ही बेस हो, एक ही बेस हो मतलब एक ही आधार हो और उस पर मैंने एक ट्रायंगल बना रखा हो और एक रेक्टेंगल बना रखा हो, तो उनके क्षेत्रफल में संबंध क्या आएगा? उनके एरिया में रिलेशन क्या आएगा बताओ? बराबर 1/2 के उसमें आएगा, मतलब 1:2 अगर हम रेक्टेंगल का तो 2 आएगा और मतलब रेक्टेंगल दुगना आएगा और जो ट्रायंगल का आधा कह सकते हैं उससे, जिसे 1:2 बोल रहे हैं। तो मैंने बड़ी अजीब सी बात ये हुई, मैंने यही तो चीज़ समझाई और यही तो पूछी है, पर फर्क इतना था इसमें शब्द थे नहीं, फिर मैंने शब्द बना दिए और आप भाषा बता रहे हो बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपकी उसमें यहाँ अटकी हुई है। लास्ट सवाल कहाँ होगा जाकर? बराबर, तो आंसर बराबर ही होगा, चाहे पूछूंगा कुछ नहीं। आप तो कह रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ दोबारा बोलो। अगर एक ही आधार हो, एक ही बेस हो, उसी में मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, उसी में मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, तो इनके क्षेत्रफल में क्या संबंध होगा? ये तो पूछा था। तो मैं ये बता गया हूं कि भाई जो ट्रायंगल का एरिया है वो इसका आधा है, तो संबंध क्या होगा? एक आधा होगा, एक दुगना होगा, वो तो बोलने का फर्क है। आप 1:2 लिख रहे हो अगर, तो ट्रायंगल के एरिया को पहले लिख रहे हो, अगर 2:1 लिख रहे हो तो रेक्टेंगल एरिया को पहले लिख रहे हो। ठीक है या नहीं है? ठीक, 1:2 बोल लो या 2:1 बोल लो, एक चीज आधी है तो दूसरी दुगनी है, तो उसे समझ लो कि कौन सा आधा है कौन सा दुगना है। क्लियर है? अब यहां से एक थ्योरम आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम ये होती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ही ले लिया जाए, समकोण त्रिभुज ही ले लिया जाए, लेकिन यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए ऐसे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे नाम ले लेता हूं मैं A B C, इसे कहते हैं मैंने D। तो ये तो 90 था ही, और ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 ही होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक, ये बात समझ में आ गई? ABC एक समकोण त्रिभुज है और जो मैंने लाइन खींची है BD, ये सामने वाली साइड पे क्या है? परपेंडिकुलर 90 का बना। तो क्वेश्चन आएगा आपका जो पूछेगा आपसे कि भैया इस क्या नाम लिखा मैंने BD, इस BD की लंबाई बताओ क्या होगी? ये जो परपेंडिकुलर डाला था जिसे हिंदी में लंब कहते हैं, इसकी लंबाई बताओ। मैं इतना सवाल पूछा बस आपसे। ठीक, तो इसे प्रूव तो हो जाएगा, लेकिन प्रूव हर एक चीज को तो नहीं करना। जैसे एक ट्रायंगल ये है, इसमें पाइथागोरस लगेगी, एक ट्रायंगल ये है, इसमें पाइथागोरस लगेगी, उनसे रिलेशन निकलेगा, दो इक्वेशन सोल्व होंगी और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला बच्चों होता है इसका बेस इंटू हाइट अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि क्या बोलेंगे? आधार गुना ऊंचाई बटे कर्ण। ऊंचाई को ही लंब कहते हैं, ऊंचाई को ही लंब कहते हैं। ठीक, वो लिखने का फर्क होता है। तो इस फॉर्मूले का याद रखें, जो तीन साइड होंगी ना ओरिजिनल, ये क्या हो गया? हाइट या लंब कह लो आप। ये क्या हो गया? बेस यानी कि आधार, और ये क्या है? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो मोस्टली देता क्या है वो तुमसे ये कहेगा कि भैया ये तो है 3 और ये है 4,
ये 2 देगा, मतलब ये तुमसे कहेगा थोड़ी सी मेहनत तो कर लो, कर्ण खुद निकाल लो, ये कहेगा। तो जब ये 3 है और ये 4 है तो क्या आ गया, 5 आ गया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का अंडर रूट 5, पाइथागोरस थ्योरम से। तो 5 क्या आ गया, AC, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, हाइपोटेनस। तो उनकी वैल्यू यहाँ रखो, 3 गुना 4/5, तो 4 दिया 12/5, 2.4, 5 दूनी 10, 0.5। तो 2.4 इस परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। क्या आप इसे याद रखेंगे? ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। बस जी, इस पीरियड को समाप्त करते हैं। ये भी बेसिक से फॉर्मूले हुए हैं और ध्यान रखना इस चैप्टर का ताकि बहुत अच्छा हो जाए आपका ये।